अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से एयर अंदर आती है, किस तरीके से एयर बाहर जाती है। किसके अंदर? हमारे अंदर, फेफड़ों के अंदर। कहाँ से आती, कहाँ से तो आती है वो तो मालूम है, एयर से आ रही है। कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसके अंदर हमारे फेफड़े कुछ नहीं कर रहे। फेफड़े तो बस सिंपल से साहब अगर हवा भरोगे तो हम फूल जाएंगे, अगर हमारे आसपास प्रेशर बढ़ाओगे तो हम पिचक जाएंगे, हवा बाहर चली जाएगी। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हमने रेस्पिरेशन के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो बोरिंग काम था वो तो पूरा हो चुका है। अब एक्चुअल अच्छा वाला टॉपिक जिसमें अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से एयर अंदर आती है, किस तरीके से एयर बाहर जाती है। किसके अंदर? हमारे अंदर, फेफड़ों के अंदर। कहाँ से आती, कहाँ से तो आती है वो तो मालूम है, एयर से आ रही है। कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसके अंदर हमारे फेफड़े कुछ नहीं कर रहे। फेफड़े तो बस सिंपल से साहब अगर हवा भरोगे तो हम फूल जाएंगे, अगर हमारे आसपास प्रेशर बढ़ाओगे तो हम पिचक जाएंगे, हवा बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो फेफड़े ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे। कौन काम कर रहा है? इधर देखो। काम जो कर रहा है एक्चुअली वो कर रहा है, पहला चीज, हाँ हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट हेडिंग अपना रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अपन बोल सकते हैं वेंटिलेशन। भाई हमारे कमरे में खिड़की से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, दूसरी खिड़की से बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, हवा अंदर जाना बाहर जाना, पर दूसरी खिड़की से नहीं, उसी खिड़की से। ठीक है, पाथवे सेम है। अब देखो इधर क्या होगा। एक तो जो, हाँ अपन सांस कितनी बार लेते हैं, ब्रीदिंग रेट क्या है, 72 टाइम्स। वो तो हार्ट रेट है भाई। ब्रीदिंग रेट केवल कितना है, 12 से 16 बार पर मिनट। ठीक है, अगर 72 टाइम करते मतलब हर सेकंड में 2 बार या 1 बार से ज्यादा, तो फिर यही चलता रहता। ऐसा तो नहीं चलता, हम सांस कब ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग की टाइम हो रही है। ठीक है, तो मतलब करीब करीब ये समझ लो कि 4 या 5 सेकंड में 1 बार अपन सांस ले पा रहे हैं, सांस छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड के दौरान क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन भी होता है, एक्सपिरेशन भी होता है। सॉरी, ब्रीदिंग रेट हमारी 12 से 16 बार है, वो वाली नहीं है। ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ब्रीदिंग रेट हमारी आ गई 12 से 16 बार। इतनी बार नहीं करना, दूसरे जानवरों वाला महसूस हो जाएगा तुमको। है, तुमने देखा है ना कि तो कुछ जान चलता रहेगा। ठीक है, वो नहीं करना। 12 से 16 बार आ गई ब्रीदिंग रेट। अब इसको बोला जाता है नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या बोला जाएगा? नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसको अपन बोलते हैं यूपनिया। आज सुबह एक बात किया था डिस्पनिया, इसको मैं बोल रहा हूं यूपनिया। ठीक है, यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, डिस्पनिया एक डिसऑर्डर था। ठीक है, इसी तरीके से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनके बारे में। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम हवा का मूवमेंट करवाना है। ठीक है, तो कैसे करवा सकते हैं हवा का मूवमेंट? हमको मालूम है कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो कितना अच्छा हो इस तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया जाए। प्रेशर ग्रेडियंट किसको बोलेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसको बोलेंगे? जैसे कि अपन पीएच के स्केल में कोई केमिकल तुमने इस तरीके से लगाया, यहाँ पे पीएच 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, इस तरीके की अगर कोई अरेंजमेंट कर दो तुम लोग किसी केमिकल के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, तो ये पीएच ग्रेडियंट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा कि अगर मैं बोलूं कि एक सॉल्यूशन या कुछ भी चीज भरा हुआ है, यहाँ पे 50 mg पर लीटर, यहाँ पे 40 mg पर एवर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10,
इस तरीके से अरेंजमेंट हो अगर, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कितना अच्छा हो, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया जाए। ठीक, तो अब देखो एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करवाना है, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस में एयर का हो रहा है मूवमेंट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन, किस किस के बीच में, एनवायरमेंट एंड थोरेसिक चैम्बर। तो अगर थोरेसिक चैम्बर में प्रेशर कम ज्यादा होगा तो लंग्स का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो अब अपन देखेंगे कि इंस्पिरेशन के टाइम किसकी वजह से प्रेशर के अंदर चेंजेस लाएंगे, एक्सपिरेशन के अंदर किस तरीके से प्रेशर के अंदर चेंजेस लाएंगे। क्लियर? तो सब पढ़ेंगे, एक ये लाइन जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अगर मैं तुमको बार बार इधर उधर चला जाता हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग चेक करते रहना पड़ता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसको पॉज करना, रिज्यूम करना सब मेरा ही काम है। पूरी टीम मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, टेक्निकल टीम इसको ठीक करो, मेरे को ही जाना पड़ता है। डन? चलिए, तो अब देखो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। तो दो कंडीशन है जिसको मैं तुमको समझाता हूँ। इधर सपोज करो ये हमारी थोरेसिक कैविटी का इस तरीके की, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, डायफ्राम, जो इस कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, और इधर की तरफ क्या लगी हुई है, रिब्स लगी हुई है। तो ये सपोज करो हमारे दोनों तरफ रिब्स लगी हुई है, एक ही तरफ मैंने बनाई है। ठीक है, ये है डायफ्राम, इस तरीके का सेटअप बना हुआ है। यहां पर प्रेजेंट है लंग्स। ठीक है, अंदर की तरफ लंग्स है। एक बार की अपन ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये हमारे लंग्स, तो अभी अपन ने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि लंग्स के अंदर क्या, लंग्स के अंदर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेसिटी है ही नहीं। खुद फूल नहीं सकते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके आसपास का अगर प्रेशर चेंज किया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो प्रेशर चेंज कैसे करेंगे, इधर देखो। सपोज करो इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ EICM, किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, EICM, यहां पे ले लिया, EICM का हुआ कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो EICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन बाहर की तरफ मूव करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम का मूवमेंट होगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। ये भी अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो इस मूवमेंट की वजह से कैविटी का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा, कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बाहर की तरफ मूव कर रहे, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करोगे तो थोड़ी देर बाद हमको कैविटी कुछ इस तरीके की दिखेगी। कौन सी कैविटी, थोरेसिक कैविटी। इस तरीके से मूवमेंट हो गया, इधर भी हुआ होगा, तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा है कौन से एक्सिस में, वॉल्यूम इंक्रीज्ड इन डोर्सल वेंट्रल, क्योंकि हमारी रिब्स कहां, इधर है और इधर है, तो स्टर्नम बाहर की तरफ जा रहा है, रिब्स भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इन डोर्सल वेंट्रल एक्सेस। वेंट्रल एक्सेस, डन। अब दूसरा देखो, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। तो
अभी हमने पढ़ा था या कल पढ़ा था, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। है, चलिए, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम फ्लैट होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। ये बस लाइन है जो तुमको सिंपल याद भी नहीं करनी है, समझनी है इनको। यार बहुत आसान है कि अगर EICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ ग्रोथ मूव होंगे। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज हो रही है। क्लियर। दूसरा बात, अगर इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से एक्सिस में, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के अंदर अपन ने लिखा है, इन डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। दूसरा चीज, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम अगर फ्लैट हो गया है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। किसमें, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। बात समझ में आई। तो अब देखो, ओवरऑल वॉल्यूम इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। ओवरऑल वॉल्यूम इसका बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज किसके ऊपर से हो जाएगा, लंग्स के ऊपर से भी। ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर जो है वो बाहर से, क्योंकि बाहर चूंकि अब क्या है, हाई टेम्परेचर, एयर मूव्स इन। ठीक है, तो बाहर चूंकि हाई टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर है, अंदर की तरफ लो प्रेशर है, तो एयर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा टॉपिक है। ओवरऑल वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ा था, वो हमने पढ़ा। ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हुआ थोरेसिक कैविटी के अंदर या थोरेसिक चैम्बर के अंदर, तो अंदर की तरफ लो प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर है, उसकी वजह से एयर अंदर की तरफ आती है। दिस इज प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। एयर अंदर आ रही है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन की प्रोसेस है। बोलो क्लियर है, सब समझ में आया, डन। ठीक, अब अपन दूसरी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। नोट करो जल्दी से इसको। टेक्निकल टीम ने पूरा का पूरा बोर्ड साफ कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। टीम नहीं है दोस्त, ठीक है, टीम बनेगी, कभी ना कभी टीम बन ही जाएगी। आगे चलते हैं, अपन इंस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ लिया। अब दूसरा प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। इसको एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन या प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन। इधर देखो इसमें क्या होगा। तो अब सपोज करो ये हमारे पास, सपोज क्या करो है ये हमारे पास, ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, जिसमें अभी अपन ने देखा था कि जब इंस्पिरेशन हुआ था तो डायफ्राम फ्लैट हो गया था और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठ गई थी। इस तरीके का कुछ हुआ था।
ठीक है। वापिस से अगर लंग्स की बात करें तो ये हमारे लंग्स है अंदर की तरफ, वो भी बाहर से आने वाली हवा की वजह से क्या हो गए थे, फुली हुई कंडीशन में थे, क्योंकि उनके अंदर अब क्या भर गई है, हवा भर गई है। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो रखा है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। हवा बाहर तो जा रही है पर जो प्रोसेस हो रही है वो भी जस्ट उल्टे ऑर्डर में हो रही है, ठीक है। पहला, रिलैक्सेशन ऑफ EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो रहा है। क्लियर। जब EICM का रिलैक्सेशन हो जाएगा तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स टू ओरिजिनल पोजीशन, वापस से नीचे की तरफ अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। कहने का मतलब इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अगेन कैसा हो जाएगा, अगेन डोम शेप का हो जाएगा और वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो वापस से जो वॉल्यूम है वो इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी वापस से ऐसी हो जाएगी। डायफ्राम भी अपन देखेंगे इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ये डायफ्राम जो ब्लैक है वो इस तरीके से यहां पर वापस आ गया। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि रिब्स और स्टर्नम नीचे की तरफ आए तो भी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। वापस से अगर डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी वजह से और इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज किसका हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का या थोरेसिक चैम्बर का। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब अभी यही समझ लो कि इसको कोई दबा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर क्या हो जाएगी, एयर मूव्स आउट, क्योंकि अब यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खैर पहले जितना ही है पर यहां पर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। यहां पे प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपेयर में, तो यहां से एयर बाहर की तरफ चली जाएगी, लंग्स से एयर बाहर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, तो कहने का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में कहीं पे भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल शामिल नहीं है। EICM और अपना क्या शामिल है, डायफ्राम शामिल है। तो क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन शामिल नहीं होता है, तो IICM शामिल नहीं होता। EICM शामिल है, डायफ्राम की मसल शामिल है, रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा है, ये तीन शामिल है। बट IICM है उसका मूवमेंट नहीं होता है, या उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन या उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर। तो ये एक्सपिरेशन का प्रोसेस तुमको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करो। नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन, दैट इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग कफिंग या स्नीजिंग। चीखते खांसते टाइम हम देखते हैं ना, तेजी से हवा बाहर की तरफ आती है। कोचिंग नहीं, सॉरी, कोचिंग की बड़ी याद आती है दोस्त, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग और
हम कई बार ना कुछ सोच के प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, अगले साल में ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पर किसी का कोई बस नहीं चलता है, ठीक है। जैसे भाई जो होली पे हमने बहुत कुछ सोचा होगा कि आने वाले टाइम में ये करना है वो करना है। हम मतलब मैं भी अभी जो भी यंग एज में लोग होते हैं वो सपने देखते हैं ना कि भाई इस साल अपना घर बनवा लेंगे, या इस साल अपना कुछ नया प्रॉपर्टी ले लेंगे, व्हीकल ले लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो पर नेचर के आगे कुछ नहीं चलता है। हालांकि ये पूरी दुनिया के लिए आया है, पर तुम कई बार लाइफ में ऐसा देखोगे कि तुमने जैसा चाहा था, बहुत कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो उस चीज को मेरे हिसाब से नहीं हुआ है तो अब जाने देना ही बेटर है, क्योंकि कुछ चीजें शायद अपने लिए नहीं बनी है यार। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने कोशिशें इतनी ज्यादा कोशिश की थी, पर तुमने ये सोचा था कि होता है तो ठीक है, और तुम किस्मत की वजह से या किसी भी वजह से उस दरवाजे को नॉक नॉक करते हो और वो खुल जाता है और तुम एक नए फेज में चले जाते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब होती है तो हमको लगता है कि कोई कहानी, ऐसा लगता है कि सब पहले से सेट है। मेरे को नहीं मालूम क्या होना है क्या नहीं होना है, पर कई बार तुम ये सब खुद एक्सपीरियंस करोगे कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। तो जीवन में जब ऐसा महसूस हो तो अच्छी चीजों के लिए तो तुम सोचना कि हमारी कोशिशों का परिणाम है, और जब कभी लगे कि भाई काम नहीं हो रहा है, परिणाम अपने हिसाब से नहीं आ रहे, तो सोचना कि वो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है, खुशी मिलती है, इससे हम खुश रहते हैं। हमारे एक सीनियर थे जो बोलते थे, क्रिकेट खेलते टाइम खासकर बोलते थे, विकेट कीपर बने करता थे, मतलब विकेट कीपर हुआ करते थे, तो पीछे खड़े खड़े यही बोलते थे, मतलब जैसे बैट्समैन आउट होते होते बच गया है, तो वो बॉलर की हिम्मत बढ़ाने के लिए बोल देते थे कि कोई बात नहीं, अगला आएगा, मतलब अगली बॉल पे विकेट आएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को जब हमने लाइफ में कई बार उतारा है ना, तो वो सच बात है। कई बार मायूसी हाथ लगती है कि अरे यार, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हमारे साथ ये हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो उस टाइम ये उम्मीद लगाना ही बेटर है कि चलो ये नहीं आया, कुछ बेटर आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब वही है कि हम हमारे दिमाग को, हम हमारी सोच को कितना काबू में रख पाते हैं और कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहता है। या बाकी क्या बोलते हैं, अप डाउन जो आते हैं उसमें ऊपर वाली चीजें तुम देखोगे कि बहुत कम टाइम ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, ज्यादातर टाइम तुम खुद को पाओगे कि यार अपन डाउन साइड ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जो डाउन साइड आते हैं या इस तरीके के डाउन फेजेज आते हैं हमारी लाइफ में, तब हमको इस तरीके की चीजों से थोड़ी सी उम्मीदें लगानी चाहिए कि चलो ये नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्लियर? तो इतना पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में जब डाउन फेज आएंगे तो दुखी नहीं होंगे, कम से कम परेशान जरूर होंगे हम, ठीक है, पर कम से कम बहुत ज्यादा मायूस, बहुत ज्यादा निराश नहीं हो पाएंगे। क्लियर? चलो, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें दे दी मैंने क्लास के अंदर, थोड़ा सा फोकस कर लो इस पे, टॉपिक खत्म हो रहा है। ड्यूरिंग कफिंग या स्नीजिंग, या फिर जब अपन योगा कर रहे होते हैं, योगाभ्यास, तुमने देखा होगा ना लोगों को कंधे नहीं चलाने होते, केवल मसल्स को मूव करवाना हो रहा होता है, ठीक है। सुबह सुबह ढिंचक 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 लोग कर रहे होते हैं, हाँ, तो वो सब उस दौरान क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो इस टाइम किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM एंड एब्डोमिनल मसल्स। हमारी पेट की जो मसल्स है इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एब्डोमिनल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पुश या विसरल ऑर्गन जो है, जो हमारा स्टमक, लीवर, ये सब विसरल ऑर्गन के अंदर आते हैं। विसरल ऑर्गन पुश डायफ्राम अपवार्ड, जिसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज रैपिडली। और अगर रैपिडली डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एयर फोर्स के साथ बाहर की तरफ चली जाती है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन बोला जाता है। क्लियर? तो यहां पर अपनी क्लास को यहां पे अपन खत्म करते हैं, इसके आगे कल बात करेंगे। तब तक के लिए
सुखी रहो, शांति से जियो और रिवीजन करते रहो। टेक्निकल टीम अब इसको खत्म कर रही है। क्लियर? बाय बाय।